Okay, so continuing with the consolidation with respect to associates, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एसोसिएट्स के ऊपर एक सम छोड़ दिया था और वो सम बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे आधारित था, निर्भर था। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हालांकि काफ़ी वाइड और काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड एग्जाम इतने सिर पे है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो थ्रू विद एंटायर इन डेप्थ इन डिटेल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने समवॉट समरी काइंड ऑफ बनाया है यहाँ पे। In case post exams you have time and you want to learn these things in real, you can refer this module, page number 14.161. Time being, let us start. Now, हमने आज तक एक ही चीज देखी है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसोसिएट्स में हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर सर्टेन क्राइटेरिया मीट करता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, जहाँ पे जगह जगह वोटिंग पावर इक्विटी सिनोनिम करके लिखा हुआ होता है, एक सर्टेन परसेंटेज के बाद या सर्टेन क्राइटेरिया के बाद वो मेरा एसोसिएट बन जाता है। इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? इक्विटी मेथड से करते हैं। वो कंपनी के लॉस हमारे हिस्से के बराबर, वो कंपनी के प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट उस हिस्से के बराबर। जब हमने अर्लियर टाइम में सीखा था एसोसिएट का अकाउंटिंग, हमने साथ में एक चीज और सीखी थी कि सामने वाले का प्रॉफिट्स अपन हमेशा ऐड करते जाते हैं, डिविडेंड अपने रेशियो में हमेशा लेस करते जाते हैं, लेकिन सामने वाले का लॉस हो तो भी अपन अपने इन्वेस्टमेंट में से लॉस तो मतलब लेस तो करते जाते हैं, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट जीरो बने वहीं तक। क्योंकि वी कैन नॉट से कि हमारा जिस एसोसिएट में पैसा लगाया हुआ है हमको उनको देना पड़ेगा पैसा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बिकॉज हमने ये 12th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, एंड कंसीडरिंग हमने पूरा वैल्यू शेयर का दिया हुआ है, वो तो जस्ट एसोसिएट का अकाउंटिंग मेरे सिर पे आ रहा था, इसके लिए मैं एसोसिएट के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा था, तो मैं उसको कंसोलिडेट कर रहा था अपने रेशियो के हिसाब से। लेकिन आई कैन नॉट से टू माय फाइनेंशियल यूजर्स कि बॉस मैंने 5 लाख का लिया था, नेक्स्ट ईयर 3 लाख का हो गया, नेक्स्ट ईयर 2 लाख का हो गया, अब इस साल -1 लाख का हो गया। कैन इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर -1 लाख इन बैलेंस शीट? आंसर इज नो। सो इन शॉर्ट वी न्यू कि जीरो तक आके रुक जाए, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते, उतना आगे था नहीं पहले, ठीक है, मतलब कोई सम्स अवेलेबल नहीं थे, बट आई कैन से कि उसके आगे कॉन्सेप्ट की कहानी क्या बन सकती थी। सपोज तेरा लॉस होते होते जीरो आ गया, अब तो रुक गई, लेटर ऑन फिर से प्रॉफिट होगा, तो क्या तू झट दे के प्रॉफिट को ऐड कर देगी? द आंसर इज नो, क्योंकि जो लॉस तू पहले बुक नहीं कर पाई, तेरा तो जीरो हो गया, 50K का और लॉस था, बट यू कैन नॉट बुक लॉस इन योर बुक्स। अब जब वहां पे प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, तो बट ऑब्वियस तेरे माइंड में आना चाहिए कि वो 50 का लॉस भी तो हुआ था पहले, वो सेट ऑफ करने के लिए तब मेरे पास इन्वेस्टमेंट में कुछ था नहीं, अब आई हैव, तो लेट मी सेट ऑफ, तो नेट 50K ही वापस गेन होता था। ये एक पूरी ओवरऑल स्टोरी थी जो पहले चलती थी और जिससे काम होता था। हालांकि इसके ऊपर इतने ज्यादा सम्स नहीं थे, हमने हर समय यही देखा, इन्वेस्टमेंट लिया, उसमें रिजर्व्स ऐड किए, डिविडेंड लेस किए और कहानी खत्म। नाउ इंस्टीट्यूट सेज कि इतना सिंपल रख के तुम्हारी लाइफ को हम लोग को मजा नहीं आता, एंड being very practical with respect to India's especially, India's में कुछ चेंजेस आए। ये चेंजेस क्या है? इन्होंने कहा जब आप किसी के इक्विटी में इन्वेस्ट करके आप एसोसिएट बनते हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करके एसोसिएट बनते हो, कई बार आप कंपनी का प्रेफरेंस शेयर लेके भी एसोसिएट बन जाते हो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हम एसोसिएट तो वोटिंग पावर से ही बनते हैं और वोटिंग पावर तो इक्विटी शेयर से ही मिलता है, तो सारे सम्स में चांसेस क्या होंगे? हमेशा एसोसिएट होगा आपका सामने वाला, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, पर लेट से सामने वाले को और पैसे की जरूरत है। अगर सामने वाली कंपनी को जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 25% 30% इक्विटी शेयर लिया हुआ है, उसका सामने वाले को और पैसा चाहिए, मैंने कहा ठीक है ना, इक्विटी इशू कर दे, मैं और खरीद लेता हूँ। सामने वाला बोलता है इतना टाइम नहीं है सर,
फिर सेल निकल जाएगा, काम निकल जाएगा, मतलब नहीं उस बात का। एक काम करो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो। प्रेफरेंस शेयर इशू करना, वो सब्सक्राइब कर लो आप। प्रेफरेंस शेयर इशू करना इज इजी देन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर यू हैव टू go hell lot of formalities where is not in the case in the preference shares. Let's take it other way around. कई बार ऐसा भी होता है, अभी तक अपन यही सोच रहे हैं कि एसोसिएट बाहर वाला है, कई बार खुद के भी तो एसोसिएट होते हैं। इन दैट केस आई नो मेरे एसोसिएट को पैसे की जरूरत है, दे नीड बैडली 10 लाख रुपीज। अब क्या मैं एसोसिएट को ऐसा बोलूं जा मार्केट जा, इक्विटी इशू कर, कंपनी सीएस को ढूंढ और बाद में तो दूंगा पैसा, तो डूब जाएगा वो एसोसिएट में। तो आई सेड ओके एसोसिएट, टेक 10 लाख रुपीज फ्रॉम मी, टेक 2 करोड़ रुपीज मी, टेक 5 करोड़ फ्रॉम मी। तो सबसे पहले बोला ये सर वापस का, अरे वापस का छोड़ना, तो काम कर, देखते हैं हम क्या करेंगे। इफ यू सी दीपा, सेटलमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड। मतलब मैंने किसी पराये को लोन नहीं दिया, अपनी एसोसिएट को लोन दिया, और ये दिख रहा है, बर्ताव में दिख रहा है, नेचर में दिख रहा है। तो यहाँ पे देख इस तरह से बात हो रही है, जितना किया यहाँ तक इसको सम अप करते हैं। जहाँ नहीं समझे प्लीज इमीडिएटली पूछना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट डीप है, और फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर गो विद दिस कॉन्सेप्ट ओनली। तो अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कि लेटर ऑन वापस लेक्चर देख के समझ लूंगी, तो कहीं ना कहीं यू विल वेस्ट योर सो मच ऑफ टाइम, बिकॉज ये आधा पौना घंटे का सेशन चलने वाला है इसी एक क्वेश्चन और सेशन इस पार्ट में। ओके, सो अपन बात कर रहे हैं अदर इंस्ट्रूमेंट्स, एविडेंस, जो एविडेंस दिखता है कि वो क्या है, लॉन्ग टर्म यानी कि परमानेंट इन्वेस्टमेंट है इन इक्विटी। वो इक्विटी के जैसा ही है, बस इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, तो इक्विटी के जैसा ही है। तो जो बर्ताव अपन इक्विटी शेयर के साथ में करते हैं, जहाँ लॉस आया अपने में लेते हैं, प्रॉफिट अपने में लेते हैं, ये सब फिर उनको भी तो भुगतना चाहिए ना। क्यों मेरे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भुगते खाली? ओके अच्छा, लेकिन ये अदर इंस्ट्रूमेंट्स मैं कब इक्विटी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ दीपा? जब उनमें सेटलमेंट टर्म्स डिफाइंड ना हो। सपोज कर अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और प्रेफरेंस शेयर इज फॉर 2 years मैच्योरिटी पीरियड, तो फिर यहाँ कंसिडर नहीं होगा वो, क्योंकि वो 2 साल का लोन की तरह माना जाएगा। सपोज कोई लोन लिया है जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आई वांट माय मनी बैक इन 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, दैट केस दैट इज प्योर लोन एंड एडवांसेस काइंड ऑफ नेचर, लोन्स एंड एडवांसेस, अगेन वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं अदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट म्हणजे का है, इधर प्रेफरेंस शेयर या फिर और कोई लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स वही है जो 109 के हिसाब से लॉन्ग टर्म लोन बनते हैं ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी, उन्हीं की बात हो रही है। हालांकि मेरे तो फाइनेंशियल एसेट बनेंगे बिकॉज मैं तो लोन दे रहा हूँ। राइट नाउ मैं टॉकिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर ओनली, जो पैसा लगा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इक्विटी में भी इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करता है और यहाँ पे भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। एक जहाँ प्रॉफिट आता है ना दीपक, जहाँ प्रॉफिट आता है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आज तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे चुपचाप। जो मेरा इक्विटी है ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, सपोज एसोसिएशन का नाम है ए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पी के बुक्स में हूँ, मैं पी के बुक्स में हूँ। सपोज इन्वेस्टमेंट्स खड़ा है मेरे बुक में, क्या नाम से खड़ा है, वो नाम से खड़ा है इन्वेस्टमेंट इन ए के नाम से, और ये इक्विटी शेयर्स की बात हुई। कोई प्रॉफिट आया, सपोज 50 लाख का प्रॉफिट क्यों ना आया, तो मैं सिंपल प्रॉफिट ऑफ ए अपना हिस्सा कितना है 50 लाख का, सपोज 25%, मैं चुपचाप इसको ऐड कर दूंगा। यहाँ ऐड करते वक्त कोई मस्ती नहीं करनी है कि मैं प्रेफरेंस शेयर में भी ऐड करूँ क्या, लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं करना है। सो इन शॉर्ट प्रॉफिट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉफिट तक दिक्कत नहीं है इसलिए इंस्टीट्यूट को वो पसंद भी नहीं है। इंस्टीट्यूट बोलता है आई वांट टू मेक योर लाइफ मिजरेबल, एंड टू मेक इट मिजरेबल आई नीड टू इंश्योर दैट एसोसिएट को लॉस हो, छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम लॉस। सो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं सिर्फ लॉस को बांटने के लिए। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी टेक यू टू माय नोटपैड। क्या हो गया, तेरे को चल क्यों नहीं रहा है तू भाई? सो सपोज कर, एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं पी हूँ और मेरा एसोसिएट है ए। मैंने उसमें 25% इन्वेस्टमेंट्स लेके रखे हैं और पी की अपने बुक्स में लिखा है इन्वेस्टमेंट इन ए। भाई इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। सपोज 10 लाख रुपए का वैल्यू खड़ा है। मीनवाइल इसी साल के बीचों बीच में और जरूरत पड़ गई एसोसिएट को, मैंने दे दिया लोन, तो मेरे बुक्स में खड़ा हो गया एसेट में लोन टू से 20 लाख। हाँ, पी के तो सब कुछ एसेट्स में आने वाला है, इसका सब एसेट्स ही है, इसका इतनी सी बात। प्रॉफिट का इशू नहीं। सपोज मेरे को 31 मार्च को मालूम पड़ता है एसोसिएट को लॉस है। पर कितना लॉस है? एसोसिएट को लॉस हुआ है 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ का लॉस है तो देख, अपन जो वर्किंग बनाते थे इन्वेस्टमेंट इन ए, वही जो था मेरा इक्विटी, वहां 10 लाख। अब मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? लॉस तो लेस करना पड़ेगा, लेस लॉसेस। मेरा 100 लाख का हिस्सा बनता है 25%, जो कि कितना हो जाता है 25 लाख। फंस गया। 25 लाख में यहाँ पे लॉस क्लेम कर लेता हूँ तो ये तो मेरा नेगेटिव 15 लाख बन जाएगा। Well, I cannot do that. What I can only do is I can max to max make these investments zero. तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको जीरो कर सकता हूँ मैक्सिमम, तो 10 लाख यहाँ बुक कर सकता हूँ। अरे लेकिन मेरे सिर पे मेरे को तो दिख रहा है एसोसिएट ने लंबा लॉस खाया है, मेरा 15 लाख को और भी तो लॉस हुआ है। वेल, स्टैंडर्ड गिव्स अ न्यू गाइडेंस ओवर हियर। स्टैंडर्ड सेज आपके एसेट में, सर आपके एसेट में लोन टू ए भी तो खड़ा है। हाँ सर खड़ा है, कितना खड़ा है? 20 लाख। कितना लॉस क्लेम करना बाकी है? सर 15 लाख। वहां से ले लो लॉस 15 लाख, वापिस लाके दे 15 लाख। अब क्या ना, इससे लोन कितना खड़ा हो गया? 5 लाख। समझा? वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड। मैंने बहुत समराइज्ड वर्जन में रखा है। ठीक है, बस याद रहे इस सम को हमेशा सॉल्व करना है एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड तू एज एन तू इन्वेस्टर है, तेरे को दिख रहा है कि वहां 25 लाख का तेरा लॉस हो चुका है, तो सिंपल है ना। जब 25 लाख का लॉस हो गया, दिस मेक्स रियली वेरी गुड सेंस सर। 25 लाख का जब वहां लॉस दिख रहा है मेरे को, जो हो चुका है मेरा, तो सिंपल है। ये जो 10 लाख है ना मेरा, जो मेरे को मिलना था वहां से इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, वो तो वैसे भी डूबना है। लेकिन जो मैंने वहां लोन भी दिया हुआ था ना, इतना लॉस है तो फर्म लोन भी कहाँ चुकाएगा? तो मेरा लोन भी डूबना है, तो लोन में उससे भी कम कर दो भाई। मेक सेंस एंड इट इज वेरी रियल एंड वेरी ट्रू। ये कहा इंडियस ने। समझी ये बात? ये मैंने एकदम शॉर्ट समरी बता दिया तेरे को, इस तरह से कुछ हुआ। हालांकि वहां पे उन्होंने डिफाइन किया है किस ऑर्डर में करेंगे, किस ऑर्डर में नहीं करेंगे। तो अब तू एक अच्छी पोजीशन में समझने के लिए हैव अ लुक। इफ लॉस इन द बुक्स ऑफ एसोसिएट, आपका परम धर्म क्या है? सबसे पहले आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आप चलोगे आगे अदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे। अदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे सबसे पहले आप जाओगे प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपने कोई होल्ड कर रखे हैं तो पहले तुम उसकी पूंगी बजाओगे। यू कैन नॉट चेंज दिस ऑर्डर। ऐसा नहीं मेरे को लॉन्ग टर्म लोन को पहले कम करने की इच्छा, बोला नहीं नहीं, तो क्या कर, तू पहले इक्विटी से एडजस्ट कर, फिर तू प्रेफरेंस से एडजस्ट कर। प्रेफरेंस लॉस खाएगा, फिर भी सर मेरा अभी तक और लॉस बाकी सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो जा लॉन्ग टर्म लोन के पास, उसका वैल्यू भी कम कर दे।
and Deepak, if I can connect you with our chapter liquidation of companies, वहां पे पेमेंट का ऑर्डर क्या होता था? सबसे पहले सिक्योर्ड को चुकाया जाता था, उसके बाद में गवर्नमेंट ड्यूज आती थी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते थे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते थे, एंड उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स आते थे, और फिर इक्विटी शेयर्स आते थे। तो दिस मेक्स सो मच सेंस कि तुमको जो पहले लॉस हुआ ना, मतलब इक्विटी को तो शायद नहीं मिलेगा, जो सबसे लास्ट आता है, तो पहले वहां से कम करते हैं। बोला फिर सर और लॉस बच गया, तो फिर प्रेफरेंस को भी शायद नहीं मिलेगा, तो प्रेफरेंस को भी तेरे वाले को कम कर दे। सर और लॉस बच गया, तो अरे जो अनसिक्योर्ड लोन्स पड़े ना, क्या तंबरा मिलेगा? उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, अब उसको लेस कर दे, उससे लॉस एडजस्ट कर दे। मतलब समझ रही है कि कितना लिंक्ड और कितना इंटरलिंक्ड है ये कॉन्सेप्चुअली। अब ये सब तुम्हारे इंस्टीट्यूट में नहीं लिखा है, ये सब मेरे कारस्तानी है, ठीक है, वेरी गुड, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो तुमने पढ़ा है सब आपस में कनेक्टेड है। वो अलग बात है। अच्छा ये रहने दे, तो बाद में मिटाता नहीं एक बार के लिए। नहीं मत मिटाओ। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये क्या था? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ड्यूज एंड एक्सेट्रा। ओके, लेकिन मैं जैसे ही, सुन अब ध्यान से, अब कहानी में ट्विस्ट है कैसा है। मैंने पहले इक्विटी से लॉस एडजस्ट कर लिया, मैं यहीं पे बात करता हूँ, इधर आ जा। आई एडजस्टेड लॉस विद इक्विटी 10 लाख। जैसे एडजस्ट किया, मैं 15 लाख का लेते लेते रोते रोते गया मेरे लोन टू ए के पास। लोन टू ए वो एक्चुअली क्या है? वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट है मेरे बुक के अंदर। फाइनेंशियल एसेट्स बाय डिफॉल्ट कैसे अकाउंटिंग होते हैं? 109 से। तो 109, अगर 109 के हिसाब से, यू डोंट नो, शायद उन्होंने उसने एफवीटीपीएल से रिकॉर्ड कर रखा हो, एफवीटीओसीआई से रिकॉर्ड, जो भी तरीके से रखा हो, सपोज एफवीटीपीएल करके रखा होगा। तो मैं जैसे ही क्या ना, साहब 15 लाख लेके आया हूँ, लॉस क्लेम करना है। लोन टू ए सामने से प्रकट होता है, आत्मा प्रकट होती है, बोलती है पागल, 15 लाख को लेके रो मत, मैं इंडेस 9 से साफ होके आने दे, पहले मेरे को धो के आने दे इंडेस 109 से खुद। हो सकता है, देखिए हो सकता है कि 109 ने इसको जब फेयर वैल्यू पे वैल्यू किया, तो ये 20 लाख का ऑलरेडी 18 लाख हो चुका था। तो कह रहे हैं 2 लाख तो 109 ने खुद ही कम कर दिया फेयर वैल्यू पे लाने के लिए। अब जो 18 लाख है ना, ये एलिजिबल है कि हाँ ठीक है 15 लाख कम कर दो। सिंपल सी कहानी है ना। पहले जो मुझे संभाल रहा है, यानी कि 109 जो मेरा पप्पा है, पहले उसकी सुनूंगा, फिर दादा की सुनूंगा। दादा पहले आया, फिर मेरे पोते मेरे सुनने, अरे चुप, पहले पापा की सुनने दे। 109 की सुनी, फिर उसकी सुनी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ, प्रेफरेंस तो यही देना है, लेकिन प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन्स को कम करने के पहले आई नीड टू इंश्योर कि मैं पहले कंटिन्यू करूं और 109 से अकाउंटिंग करके वहां से मैटर को साफ करके लेके आऊं। अब सर ये कब कब करना है? एवरी फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, यानी कि हर रिपोर्टिंग पीरियड की डेट पे करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हर 31 मार्च को देखना पड़ेगा अब कितना लॉस आ रहा है, वहां से ले उनको, दे उनको। अच्छा, ये कोई कंडीशन इक्विटी के लिए तो है नहीं, इक्विटी तो सिंपल है, मेरे पास है, मेरी डायरेक्टली एडलेस कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे ये भी चीज लिखी है, ऑल्सो कंटिन्यू टू बी अकाउंटेड एज पर इंडिया 609, दैट इज फेयर वैल्यू गेन और लॉस एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो अपन यूज करते थे एमोटाइज कॉस्ट मेथड के अंदर, वो आप सब कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नया स्टैंडर्ड आ गया एसोसिएट वाला तो तुम 109 को भूल गए, ऐसा नहीं होता। ओके, नाउ यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरा सॉर्टेड है। नाउ एक दिक्कत सिर्फ और आती है यहाँ पे,
जो कि बहुत सॉल्व है, बहुत सॉर्टेड है अगर इफ यू वर्क इंटेलिजेंटली। सपोज कर, लेट मी रब दिस आउट, ओके। सपोज कर जो ये लोन टू ए है ना, ये मात्र 10 लाख था ये सिर्फ। अब देख दिक्कत क्या है, लॉस तो 1 करोड़ का है, तो उस 1 करोड़ पे मुझे तो 25% का टेंशन है मेरे सिर पे, माथे पे 25 लाख का। 10 लाख तो मैं कम कर दिया, 20 लाख, 15 लाख और बच गया। तो मैं यहाँ पे वापस करूंगा तो सही। सपोज कर 109 का भी से 20 लाख का ही वैल्यू, 109 के बीच में नहीं लेके आया, तो 109 से 20 लाख बन के आया। अब मेरे को तो मेरा लॉस है सेट ऑफ करना है, ये 20 नहीं 10 हो जाएगा अभी, 10 हो जाएगा। अब मैं 15 लाख लेस करने चाहा और इसको -5 लाख, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता। मैं बोल रहा है मैंने लोन दिया है और अब बोले मुझे वापस लोन, मुझे पैसा भरना है लोन की, देने के चक्कर में ऐसा नहीं हो सकता। बैंक कैन नॉट गिव लोन एंड देन से मैंने लोन दिया है और मुझे इसको और चुकाना भी है, ये क्या मतलब हुआ? I can maximum make it 0. तो what we did is we made it 0, 10 लाख यहाँ से लेस कर दिया। इन द मेन प्रोसेस दीपा, दिक्कत क्या हो गई? सपोज ये सब बात चल रही है 31 मार्च 2021 की। I need to keep a track record of unrecognized losses of associate। मैं कितना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, क्योंकि था 25 लाख का लॉस था, 10 लाख इक्विटी ने संभाला, 10 लाख लोन ने संभाला, स्टिल आई एम लेफ्ट विथ 5 लाख जो मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो इसका मैं क्या करूंगा? ये बस ऐसे ही ऑफ द बैलेंस शीट बुक्स में पड़ा रहेगा, ये कहीं पे खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बुक्स में डाल सकते अपन इसको तो ये लेस कर देते। इट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू एनी बुक, इट वुड बी जस्ट आउटसाइड द बुक। Maybe you can write it in your notes to accounts that we have unrecognized losses of 5 lakh rupees in terms of so and so Ind AS because of our so and so associate. That can be done, but we need to keep the track record. तो ये देख आया नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। Here we have unrecognized losses when associate starts earning profit। अब देख यहाँ पे क्या हुआ, मैं था 31 मार्च 21 पे, अब आया 31 मार्च 22, अचानक से जादू हुआ, मैजिक हुआ, कुछ ना कुछ तो पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे ना प्रॉफिट आ गया एसोसिएट का, प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट से 40 लाख का प्रॉफिट आ गया। या और बढ़ा देते हैं प्रॉफिट को, थोड़ा एग्जांपल अच्छा हो जाएगा। प्रॉफिट आ गया सपोज कर 80 लाख रुपए का, 80 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब ये 80 लाख में कितना प्रॉफिट मेरे पास आना चाहिए? प्रॉफिट ऑफ पी के पास कितना प्रॉफिट आना चाहिए? इट शुड बी 80 लाख का 25%, विच वुड बी 20 लाख। ओके, अभी देख मेरे बुक्स में फिलहाल क्या है, फिलहाल मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन ए इक्विटी वाला खड़ा है 0 पे, मेरे बुक में लोन टू ए खड़ा है 0 पे, दोनों 0 पे खड़े बेचारे। जैसे प्रॉफिट हुआ ना, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी भाग के आया, मेरे को दे प्रॉफिट, मेरे को दे, मैं बहुत लॉस खाया पिछली बार। लोन टू ए भी आया, बाकी मैं मेरे को दे, मेरे को दे। India says just shut up man, you have unrecognized losses of 5 lakh, पहले उसको एडजस्ट करो। मींस इस 20 लाख में से आप क्या करोगे, पहले यू विल डिडक्ट 5 लाख जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था पहले, उसके बाद यू आर लेफ्ट विद 15 लाख।
आगे दोनों लड़े, मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, तुरंत इंडियस ने आके गाइडेंस दिया। गाइडेंस ने क्या बोला, जिस ऑर्डर में तुमने लॉस भुगता था उसके रिवर्स ऑर्डर में ही प्रॉफिट मिलेगा। रिवर्स क्यों मिलेगा? आमतौर पे लोन वाला क्यों भुगतेगा? क्योंकि उसको तो पहले पैसा मिलेगा ना उस ऑर्डर में भी, while going liquidation he will get money first। तो बोला पैसा आ रहा है ना, ठीक है लोन पहले तू ले ले। बोला ओके थैंक यू, प्लस प्रॉफिट रियलाइज दिस ईयर। अच्छा कितना लेस किया तेरे, कितना भुगता है तू? 10 लाख भुगता था क्या? हाँ सर 10 लाख पूरा ले ले, हमारे पास 15 लाख बचा है, ये 10 लाख बन गया। अब इन्वेस्टमेंट इक्विटी 5 लाख बच गया है। बोला चल ये 5 लाख तू ले ले, ये तेरा 5 लाख। अब नेक्स्ट ईयर सपोज और प्रॉफिट आ गया, अब जितना भुगतना था ये भुगत चुका है और वापस इसको मिल भी चुका है, कुछ एक पैसा नहीं मिलेगा, अब सब कुछ इक्विटी में ऐड होता जाएगा। मतलब याद रहे मेजर खलनायक तो इक्विटी रहेगा हमेशा। जब लॉस इक्विटी नहीं संभाल पाएगा तो लॉस आगे जाएगा, तो लॉस आगे जाएगा तो जब वापस भी वहां से प्रॉफिट आएगा तो इक्विटी को लास्ट में मिलेगा, बिकॉज वो लास्ट होते हैं लिक्विडेशन के अंदर। आई होप दिस मेक्स सेंस। So that's it, we are done with the theory of so many pages of your module. So unrecognized losses, when associate starts earning profit, and then first adjust all unrecognized losses, जो भी उसको adjust कर लो। Second सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन को दे दो। सेकेंड फर्स्ट को तो देख दोनों के बाजू में ऐसे अलग से सिर्फ इनके बाजू में लिखा है मैंने, टू द एक्सटेंट लॉसेस बॉन्ड, जितना भुगता है उतना ही दोगे ना भाई। थर्ड है तो इक्विटी है, इसको लास्ट में दे दो। सॉर्टेड, वी आर गुड टू गो फॉर द सम। लेट्स सी, अभी सम तुमको हार्ड नहीं लगना चाहिए, मेक थिंग्स अ बिट इजियर वन। ध्यान से देख क्वेश्चन को समझ ध्यान से। एन एंटिटी, अरे मेरा मार्कर क्यों आ गया? An entity has following three type of interest in an associate, तीन तरह के इंटरेस्ट एसोसिएट। पहला इक्विटी शेयर्स, 25% ऑफ इक्विटी शेयर टू विच इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड। सिंपल है, एसोसिएट वही अप्लाई करूंगा भाई, और तो क्या अप्लाई करूंगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स भी है जो कि नॉन क्यूमुलेटिव इन नेचर है, that form part of net investment in the associate. Such preference shares are measured at fair value as per India's loan। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स भी है। The loan carrying interest of 10% per annum. The interest income is received at the end of each year. तो as usual जो इंटरेस्ट आता है वो कैसे आता है, अपन चुपचाप इंटरेस्ट को पीएल में दे देते हैं। अच्छा, long term loan is accounted as per amortized cost as per India 619। ठीक है। This loan also forms part of net investments in the associate। ये associate के investments का ही part है। कहीं ऐसा दिख जावे कि ये लॉन्ग टर्म लोन तो किसी और को दिया है अपन ने, एसोसिएट को दिया ही नहीं है, तो मत कर दियो लेस वेस, एसोसिएट को ही दिया है तो ही करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट को और मस्ती करना हो तो लिख देगा लॉन्ग टर्म लोन गिवन टू XYZ, अपन लग ऑर्डर में डालने नहीं भाई, उसी को एसोसिएट को ही देने का है। ऐसा कर सकता है इंस्टीट्यूट हमको जो बनाने के, वो कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा होता तो मैं इतनी रिसर्च नहीं करता। ओके, नाउ at the start of year 1 the carrying value of each of the above interest is as follows। year 1 के start में ये values है, so let us do something, let us directly go to our working only to make things quite better। so question number 35 of associate वाला part, मैं बात करता हूँ ईयर 1 की। अच्छा, ईयर 1 में मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास में इक्विटी शेयर है,
और मुझे पता है ऑर्डर नंबर सही रहेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और फिर और लोन। लॉन्ग टर्म लोन। बैलेंस है मेरे पास में 10 lakhs का, 5 lakhs का, 3 लाख। 3 lakhs. Following table summarizes the changes in the fair value of preference shares as per Ind AS 109, impairment loss on long-term loans as per Ind AS 109, and entity share in profit or loss in association for year 1 to 5. मेरे को सब इन्फॉर्मेशन दी थी डिटेल में उसमें. ओके, ये हो गया. एंड ऑफ ईयर 1 तक क्या हुआ? इंक्रीज डिक्रीज इन फेयर वैल्यू हुआ 109 के हिसाब से. किसमें? प्रेफरेंस शेयर. ये प्रेफरेंस की बात कर रहा है और ये इम्पेयरमेंट की बात कर रहा है, मगर ये लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा है. और नेक्स्ट है इक्विटी. तो इक्विटी का तो चलो ठीक है, तो समझेंगे. और बेसिकली यहाँ पे इसने साफ साफ बता दिया है ये एंटिटी का शेयर है इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसोसिएट. तो ये सीधा लॉस भी साफ साफ दे दिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आगे देखते हैं नीचे क्या लिखा है. Throughout year 1 to 5, there has been no objective evidence. There has been no objective evidence of impairment in the net investment in the associate. The entity does not have any legal or constructive obligation to share the losses of the associate beyond its interest in the associate. सिंपल सी कहानी है. वो बोल रहा है कि वैल्यू 0 से कम नहीं होना चाहिए. हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि लॉस हुआ तो तेरे को भर के देंगे हम लोग. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बात ही, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और बाय डिफॉल्ट नहीं भी होता. Based on the above, determine the closing balance of each of the above interest at the end of each year. So let's try with full dedication what we have learned till now. I am not watching any solution and even you won't. Let's see what, how and where we can reach. Opening balance है कहने से सबसे पहले जो आएगा बीच में वो आएगा 109 का एप्लीकेशन. Should write 109 application. Do 109 apply on equity share? The answer is no. तो सिंपल है बाबा, एप्लीकेबल नहीं है तेरे को तो भाड़ में जा. प्रेफरेंस शेयर में क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर में लॉस 50,000 का. ऐसे 50,000 का यहाँ पे लॉस हो जाएगा. अच्छा, और ये कर लिया. लॉन्ग टर्म लोन पे भी 50,000 का इम्पेयरमेंट आ गया. तो ये 50,000 का भी इम्पेयरमेंट. लेट मी राइट हियर बैलेंस आफ्टर 109 का मस्ती के बाद का बैलेंस कितना बचता है. तो यहाँ तो 10 लाख का 10 लाख पूरा बचा है. यहाँ पे 4.5 लाख बच रहा है और यहाँ पे 2.5 लाख बच रहा है. यहाँ तक ठीक है. नाउ अब मेरे को लॉस को भी देखना पड़ेगा. एंटिटी का जो टोटल लॉस है साल भर का वो 16 लाख रुपीस का है जो अपना ही शेयर है. यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या चेंज कर सकता है, लेकिन ऐड वन मोर कॉलम जहाँ बोल सकता है कि एसोसिएट का लॉस इतना है और मैं एसोसिएट में 25% रखता हूँ, तो अपने खुद लॉस का अमाउंट निकालना पड़ सकता है. दैट्स इट. और कुछ यहाँ पे चेंज पॉसिबल नहीं है. ओके, सो कहने से अब आया बीच में Ind AS 28. बोला अब मैं राजा, मैं तुम्हारा वैल्यू गिराएगा. ओके, 16 लाख है तो कहने से पहले तो चुपचाप कौन भुगतेगा? इक्विटी शेयर भुगतेगा. इक्विटी बोलते 10 लाख मेरे को दे दे. अभी स्टिल 6 लाख और भुगतने का. कौन भुगतेगा? 6 लाख और है ना. हाँ, तो कहना है से 6 लाख में से ये तो मैक्सिमम 4.5 भुगत सकता है. और अभी भी बच गया कितना? 1.5 लाख. ये 1.5 लाख लोन भुगत लेगा. तो आई कैन से क्लोजिंग बैलेंस अब कितना बच जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड पे. ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया एंड लकीली लोन अभी भी 1 लाख बचा. करेक्ट है. एंड if I keep a record of my side में, if I keep my record of unrecognized losses, so there is nothing in this account right now. वो 0 है.
किधर गया? मूविंग फर्दर, सीधा चलते हैं ईयर 2 के तरफ। ईयर 2, तो ईयर 2 में अगेन वी हैव, अच्छा अब मैं वो नहीं लिख रहा, ऊपर हेडिंग वापस लिख नहीं रहा, वो अंडरस्टूड है। डायरेक्टली राइटिंग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन। इक्विटी में वैल्यू 0 बचा है, प्रेफरेंस में 0 बचा है, और यहाँ पे 1 लाख। नाउ लेट्स सी 109 क्या बोलता है। 109 सेज 50 का और करो लॉस करो बुक। यहाँ तो अप्लाई नहीं होगा इक्विटी पे, तो प्रेफरेंस पे बोलता है 50 के का और लॉस बुक करो। और लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट अब नहीं है, तो ये कुछ नहीं। बैलेंस आफ्टर 109, यहाँ पे दिक्कत है दीपा। चलिए तो 0 है, ठीक है। कैन आई मेक दिस प्रेफरेंस शेयर लेस देन 0? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको भी 0 ही करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ तो मुझे उल्टा एंट्री मारना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे गेन आ जाए। मतलब इन शॉर्ट 50 का लॉस सेट ऑफ में अभी नहीं कर सकता, आई विल कीप इट अकाउंटेड या इन अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस। लॉन्ग टर्म तो 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इफ यू बी सी हियर, यहाँ पे हमारे पास कितना लॉस है? 2 लाख। 2 लाख का। अच्छा लेट्स प्रेजेंट इट इन अ मोर बेटर वे, वरना ये कर सकता है कंफ्यूजन। तो लेट्स कीप इट 50 का ही बैलेंस रहेगा यहाँ पे नेगेटिव के अंदर, क्योंकि गलत है। अब जब इंडेक्स 28 बीच में आएगा, जब 28 बीच में आएगा तो 28 क्या बोलेगा? 28 बोलता है मुझे कितना लॉस बियर करना है? 2 लाख। लेकिन यहाँ कहीं कुछ बचा ही नहीं है लॉस बियर करने के लिए, नथिंग इज लेफ्ट। इक्विटी ऑलरेडी कुछ नहीं बेयर कर सकता, प्रेफरेंस का बेयरिंग छोड़ो, तो प्रेफरेंस में तो मुझे वापस 50 ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव आ गया, क्या है एक्चुअली में? लेट मी राइट हियर, रिवर्सल। नाउ दीपा, व्हाई वी मेड दिस रिवर्सल? देख 109 के एप्लीकेशन से, 109 के एप्लीकेशन से जिस प्रेफरेंस शेयर को अपन ने पिछली बार 4.5 पे रिकॉर्ड किया था, इस 4.5 को किसने मस्ती किया कम करने के लिए? 28 ने मस्ती किया। 28 बोला मैं पूरा खा जाएगा। अब जब मैंने फेयर वैल्यू पे 50,000 और कम करने की इच्छा रखी 109 के हिसाब से, तो 109 तो अपना काम की चुपचाप 50 आ गया। अब मेरे को प्रेफरेंस शेयर अपने मुंह से दुख की पीड़ा से क्या बोल रहा है, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऊपर वाला 0 लेके बैठा है, मेरे को तुम नेगेटिव देके बैठे हो, ऐसा नहीं चलता। तो इंडेक्स 28 क्या बोला? तेरा वैल्यू कौन बिगाड़ा था? मैं ना, मैं तेरे को वापस देगा तेरा वैल्यू। तो 50 केस क्या कर दिया? पॉजिटिव रिवर्स कर दिया। तो इंडेक्स 28 क्या बोलता है? आई हैव प्रोविजन कि मैं लिख सकता हूँ ऑफ बैलेंस शीट जगह पे अनरिकॉर्डेड लॉसेस। 109 तो ऐसा नहीं कर सकता। अपन ने पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, कहीं पे देखा है कि 109 के पास ऐसा ऑप्शन है कि मैं नहीं लिखूं लॉस बाद में लिखूं? ऐसा होता ही नहीं है, वो तो लॉस रिकॉर्ड मांगता ही मांगता है। तो 28 बोलता है मेरे पास वो ऑप्शन है, डोंट वरी बेटा, ला मैं तेरे को मेरा गेम दे देता हूँ, मैं लॉस कहीं और से ले लूंगा, टेंशन मत। तो दीपा दिस मींस 50 के ऐड तो हो गया। व्हाट नेक्स्ट? 2 लाख का लॉस था, कहीं कोई वैल्यू बचा नहीं है, 1 लाख लॉन्ग टर्म लोन भुगतेगा,
क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ मैंने कुछ नहीं कर दिया और यहाँ भी कुछ नहीं होगा, सब काली, सब काली काली। अब यहाँ बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस। अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस में इफ वी सी कैलकुलेशन, 2 लाख का लॉस था, 2 लाख का लॉस था, जिसमें और जो रिवर्स करवाया उसका 50K का वहां से लॉस और मैंने ले लिया, 0.5 लाख का लॉस आ गया, जिसमें से लोन ने कितना भुगता? 1 लाख। तो कहना है से 1.5 लाख इज स्टिल अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, आई विल कीप दिस इन माय माइंड एंड विल सी क्या कर सकते हैं। आई होप पिक्चर समझ में आ रहा है। लेट्स गो टू ईयर 3। देखो नीचे हेडिंग देखना ऊपर का, तो ये मैं इस तरह से रखता हूँ। ओके, कमिंग टू ईयर 3, अगेन हैव इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म लोन। इसका वैल्यू 0 0 0 सब बर्बाद हो चुका है। अब 109 आता है, 109 देखते हैं क्या बोलते हैं। हैप्पीली 109 ने 1 लाख का वैल्यू बढ़ा दिया है इस बार, और यहाँ 50 का वैल्यू बढ़ा दिया है, वेरी गुड। यहाँ तो एप्लीकेबल है नहीं, डिफरेंशियल में बढ़ाया 1 और वहाँ 50, 1,50,000। तो बैलेंस बच गया अब यहाँ पे कुछ नहीं, इधर 1 लाख और इधर 50,000। बड़े मुश्किल से 109 ने बढ़ा के अपने को दिया है, और यहाँ पे कोई शेयर प्रॉफिट लॉस का नहीं है, जिसका मतलब 28 आया तो सही मगर परेशान नहीं। लेकिन कहना है से मेरे पास 1.5 लाख का अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस पड़ा है। तो 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है, देख मैं ना लिख के रखा था बाजू में हिसाब किताब में, मैं वसूली कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं वसूली कर लूंगा। अच्छा, 1.5 लाख का लॉस है, पहला कौन भुगतेगा? प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख। तो ये याद रहे, तो यहाँ पे अमाउंट खत्म हो रहा है, पूरा खत्म नहीं होगा तो क्रिएट कंफ्यूजन। फर्स्ट ये जा रहा है और फिर 0.5 लाख ये जा रहा है, जो कि सेकंड जा रहा है। ठीक है, और इंडिया 28 ने हैप्पीली आके हंसते हंसते बोला बड़े आए वैल्यू दिखाने वाले, भागो। बट दिस ईयर अगेन कैन आई से नाउ अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस कितना है? 0। Let's proceed further, and I hope Deepa is enjoying the series now. Year 4 में फिर चलते हैं मेरे पास इक्विटी, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? ईयर 4 में आते हैं, 50 का वैल्यू और बढ़ा दिया है, यहाँ तो एप्लीकेबल है नहीं, इधर 50 से बढ़ गया, इधर कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ वैल्यू 0, 50 और लॉन्ग टर्म लोन में भी कुछ नहीं। अब क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट? वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीस। बोले अब बल्ले बल्ले, लेकिन जिसने जो भुगता है उनको पहले वो मिलना चाहिए। अगर मैं अभी तक का रिकॉर्ड में बात करूं, तो अभी तक किसने कितना भुगता है? लेट अस चेक। इंडिया 28 की वजह से किसने कितना भुगता है? प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने के? एक पहली बार 4.5 भुगता था यहाँ पे, उसके बाद में सॉरी लॉन्ग टर्म लोन पे ले लेते हैं पहले।
अपन बेसिकली चुका नहीं रहे, अपन सिर्फ निकाल रहे हैं किसने कितना भुगता है, चुकाएंगे तब उल्टा जाएंगे, बट ठीक है चल। तो लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन ने सबसे पहली बार यहाँ भुगता था 1.5 लाख, तो 1.5 लाख अपने कैलसी में ले लेंगे। फिर 1 लाख यहाँ पे और भुगता 28 में, 2.5 लाख। फिर 0.5 लाख और भुगता, मोटा मोटी आई कैन से 3 लाख लोन ने भुगता है, ऐसा हमको दिख रहा है प्राइमा फेसी। 3 लाख भुगता है। नाउ लेट्स सी प्रेफरेंस शेयर्स ने कितना भुगता है। बिकॉज ऑफ 28 प्रेफरेंस शेयर्स ने 4.5 लाख इधर भुगता, ईयर 2 में 50 वापस मिल गया उसको, तो वापस 4 लाख बन गया। 4 लाख भुगता, फिर 1 लाख और भुगता, 5 लाख, 5 लाख। एज ऑफ नाउ वी सी 5 लाख। तो नाउ जो मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट आया, फर्स्ट मैं लेके जाऊंगा, बोलूंगा लॉन्ग टर्म लोन ले ले 3 लाख। फिर सेकंड में बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर्स तू आज तक कितना सेल किया मेरे लिए सर, 5 लाख, ले ले। बचा हुआ थर्ड, और सबसे आखिरी इंसान वही होता है हमेशा, इक्विटी 2 लाख लेगा 2 लाख। सो ये आया इंडियस 28 और बोला लो बच्चों, वैसे अपने पास फिगर है तो वी कैन राइट डायरेक्टली आल्सो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। So now closing balance becomes नहीं उल्टा लिखा है 2 लाख। अच्छा वो 5 लाख ऊपर हो गया, हाँ 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 5 लाख ऊपर हो गया। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स में 5 लाख, नीचे है 3 लाख। फाइन। तो क्लोजिंग वैल्यूज आई हैव इज 2 लाख, 2 लाख, इधर 5.5 लाख और इधर 3 लाख। 3 लाख। लेट अस चेक यहाँ तक अपन ने राइट किया है क्या, अपन क्या अपनी मस्ती में करे जा रहे हैं। 1 लाख अपना भी आया था, ये 0 हो गया था। सीधा ईयर 4 में देखते अपने को कहानी क्लियर हो जाएगा। ओके वी आर राइट, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2, 5.5 और 3, ठीक है अपन। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से आया तो आगे तो पहुंच ही जाएंगे। फाइन, कमिंग टू ईयर 5, डैश डैश, एक आई डैश डैश। अब तो बेचारे पैसे वाले हो गए। 16 5.5 लाख 3 लाख 3 लाख। क्वेश्चन दिखाओ हमको, आंसर नहीं मांगता है क्वेश्चन। ओके तो ईयर 5 में 30,000 का 30 का और बढ़ गया है, इक्विटी पे एप्लीकेबल नहीं है, प्रेफरेंस पे बढ़ाया था ना, प्रेफरेंस पे 50 के बढ़ गया है, 50 की 30 30 बढ़ाएगा। सॉरी आई वेरी बैड एट दिस फिगर्स, कॉन्सेप्ट पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है मेरे। 30 के एंड ये है कुछ नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2 लाख, 5.8 लाख और इधर 3 लाख। अब क्या हुआ है, बल्ले बल्ले प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। क्या किसी के अकाउंट में कुछ भी बाकी था? नहीं, 3 लाख पूरा ले चुका है, 5 लाख तो तुमको बाबा जी का टुल्लू मिलेगा, 10 लाख पूरा का पूरा बेटी का। ठीक है, अब ये हो गया 12 लाख 5.8 और 3 लाख। दैट्स इट। लेट अस फटाफट से देख लेते हैं पिछले साल भी और कहानी खत्म करते हैं। तो प्लस कर तो वैल्यू क्या आता है 12, 5.8 और 3, यही है। चल ठीक है,
25। हाँ ठीक है fine Deepa. So we have done one of the longest sum of entire section of CFS जो available था and I consider this important because the concept is completely new and was nowhere there in the syllabus. Not in syllabus, it was nowhere there anywhere. And it is not that difficult also. Public इसको कई लोग है ना Yes. थियरी नहीं पढ़ना चाह रहे या समझ नहीं आ रहा कहानी कैसे घूम रहा है तो पब्लिक नहीं पढ़ पब्लिक छोड़ रहा है इसको ऑप्शन कितने लोगों से मेरा बात हुआ हाँ मैंने भी देखा था, समझ में नहीं आया तो अरे छोड़ पब्लिक सीधा दिया। देखता है 3 पेज का छोड़ना नहीं आएगा एग्जाम में आगे चलो हाँ। हो सकता है यही बॉम्ब बना कर फेंक दे। नहीं, क्या होगा एग्जाम में ये छोटा छोटा ये 5 मार्क के लिए समथिंग पूछता है ना एक ईयर 1 का पूछेगा अब बोलेगा इतना है तो ओपनिंग बैलेंस खड़ा है और इस साल का ये प्रॉफिट है और इतना अनरिकॉर्डेड लॉसेस खड़ा है it will ask you only for a year but if you are done with this all 5 years any year 1 year can be done easily ठीक है 2 या 3 भी पूछ सकता है। पूछ सकता है देखो अभी तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे राइट ओपनिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट एज पर 109 बैलेंस आफ्टर अपना 109 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट क्लोजिंग बैलेंस ठीक है मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है मेरा सिंपल वाला 109 आया जैसे 28 आया तो ये मेरे को लैंग्वेज ज्यादा याद होता है ओके with this we complete associate wala total part and now we're going to proceed to consolidation with respect to subsidiary wala part okay so I guess so I guess we should break this part here है ना इसमें कंटिन्यू करना है चलेगा एक ही क्वेश्चन था। ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं so let's come to नहीं नहीं इसको ब्रेक करते हैं ठीक है रुक जाए